नमस्ते साथियों, राइजिंग इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। साथियों, इस कंपटीशन के दौर में इंग्लिश लर्निंग के लिए राइज इंग्लिश प्लेटफॉर्म आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेकर के आ रहा है। पिछले दिनों अपनी चर्चा हो रही थी, ग्रामर के विभिन्न टॉपिक्स को लेकर के एक सीरीज अपन प्रारंभ कर रहे हैं। आज की क्लास के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे एक ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की जिसमें से हमेशा प्रश्न बने रहते हैं। एग्जाम चाहे आपकी ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हो, रीट की हो या फिर नॉन टीचिंग से संबंधित भी कोई एग्जाम्स हो, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के प्रश्न हमेशा बने रहते हैं एग्जाम के अंतर्गत। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कहें या इडियम्स कहें या इडियोमेटिक वर्ड्स कहें, बात एक ही है। कोई भी एग्जाम हो, 3, 4, कई बार 5 प्रश्न इस टॉपिक में से देखने को मिलते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, और ये हमें बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा करके जाता है यदि हमारी पकड़ है और हमारी नॉलेज है, वोकैबुलरी में हम थोड़ा सा करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं बताऊं आपके लिए You are going to get very good marks। साथियों, आज की इस क्लास के अंतर्गत अपन कुछ इंपॉर्टेंट इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को लेने वाले हैं, इडियम्स की चर्चा करेंगे और एक सिस्टमैटिक तरीके से एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से कैसे हम इनको कर सकते हैं, आज की क्लास के अंतर्गत अपनी चर्चा रहेगी। तो शानदार, आज की क्लास में अपन देखें आज कि ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन चीज क्या है। ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन चीज क्या है साथियों, देखो इसको अपन देख लें कि किस प्रकार से इसमें से प्रश्न बनते हैं। देखिए, ये जो है ना, वर्ड मीनिंग से थोड़ा अलग चलेगा, वर्ड मीनिंग पर फोकस नहीं करता ये, क्योंकि जो शब्दों के आधार पर जो अर्थ निकल रहा है वह इसका अर्थ नहीं होता। डायरेक्ट अर्थ जो निकल रहा होता है वह इसका अर्थ नहीं होता। ये कुछ फिगरेटिव अर्थ निकाल करके लेके आता है, कंडेंस्ड अर्थ निकाल करके लेके आता है, शब्दों के अंदर जो निहितार्थ है, जो भाव है, उसको निकाल करके लेके आता है, और इसे ही इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। बेसिकली ये मुहावरे हैं जो अपन हिंदी भाषा के अंतर्गत भी प्रयोग करते हैं। जैसे अपन देखें 9 2 11 होना, तो 9 2 11 होना में 9 और 2 को जोड़ करके मिला करके ऐसा कुछ अर्थ नहीं निकालने वाले हैं, लेकिन 9 2 11 होने का मतलब है कहीं से भाग जाना, चंपत हो जाना और स्पीडली किसी जगह से फरार हो जाने वाला भाव होता है 9 2 11 में। उसी प्रकार से अपन देखें साथियों कि इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जो अंग्रेजी का प्रश्न है, इसमें इसी प्रकार के अनेकों इडियम्स होते हैं। कई बार अपने को समझ में आता है, अपन कर देते हैं, लेकिन कई बार हमारा जो इडियम है वो सही होने की बजाय गलत हो जाता है, और गलत होना कंपटीशन के लिहाज से सही बात नहीं होती। उसका कारण क्या है कि हम नेगेटिव दिशा में मुड़ जाते हैं। हमारे प्रश्नों का जो पॉजिटिव आना चाहिए था रिस्पॉन्स, वो नेगेटिव में आता है, और नेगेटिव रिस्पॉन्स हमारे नंबर उड़ाता है। साथियों, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जैसा कि अपन चर्चा कर रहे थे, ये फिगरेटिव मीनिंग को लेकर के चलते हैं, जो कि लिटरल मीनिंग से अलग होता है। लिटरल मीनिंग से ये अलग होता है साथियों। तो एक चीज तो अपन समझ रहे हैं कि ये लिटरल मीनिंग यानी कि जो शब्दों का अर्थ है, जो अपना शब्दों का अर्थ होता है, उससे ये साथियों थोड़ा अलग जाएंगे, क्योंकि ये फिगरेटिव अर्थ निकाल करके लेकर के आते हैं। तो देखें अपन इसको, अपन कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझें कि किस प्रकार से इसमें अपन कैसे कर सकते हैं इनको। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं ब्रेक लेग। फर्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं ब्रेक ए लेग। अब देखिए, इसके अंतर्गत अगर नॉर्मल रूप से अपन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि पैर तोड़ लेना या सामने वाले का पैर तोड़ना, इस प्रकार का अर्थ लग रहा है।
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका कारण क्या है? ब्रेक लेग का मतलब होता है जब आप किसी को किसी काम के लिए बधाई देते हैं, उसको एनकरेजमेंट देते हैं, है ना, उसकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएशन करने वाला जब भाव रखते हैं आप, तो उसको ब्रेक ए लेग बोलते हैं, है ना। विश समवन गुड लक, देखिए ये जो है ना, विश समवन गुड लक, ये इसका अर्थ बैठता है, यही इसका जो है मीनिंग है, यही इसका अर्थ है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बनते हैं साथियों, और बड़े ही इजीली आपको मार्क्स देके जाते हैं, चाहे आरपीएससी ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, और विभिन्न प्रकार की और भी दूसरी एग्जाम्स के अंतर्गत इसमें शानदार, जैसे हिट द नेल ऑन द हेड। अब नेल किसको कहते हैं साथियों? कील को कहते हैं। किसको कहते हैं? कील को कहते हैं। और हेड यानी सर पे, यानी सर पे कील ठोकना। सर पे कील ठोकने का मतलब है कि किसी को पनिश करना नहीं है, किसी को दंड देना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। मतलब इसका अर्थ है कि टू हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है कि बिल्कुल सही तरीके से एक्शन लेना, बिल्कुल अप्रोप्रिएट मैनर में जो है आपको काम करने की कला आ गई। मतलब कहां पर क्या कहना है, कहां पर कौन सी बात कहनी है, कहां पर किस प्रकार का बार करना है, उसको बोलते हैं अपने को, है ना, प्रिसाइजली और एक्यूरेटली तरीके से आपको जो है किसी चीज को डिस्क्राइब करना आ गया, तो उसको बोलते हैं हिट, है ना, टू हिट द नेल ऑन द हेड वाली बात। अब बाइट द बुलेट, बाइट का मतलब होता है चबाना, और बुलेट का मतलब आप जानते हैं गोली बोलते हैं इसको, है ना। तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है ऐसी स्थिति जब आपको मतलब है ना किसी चीज को टॉलरेट करना पड़े, कोई बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, वहां पर आपको धैर्य दिखा करके उस चीज को पूरी को डाइजेस्ट करना पड़े, तो उसको बोलते हैं बाइट द बुलेट। मतलब एक डिफिकल्ट स्थिति को फेस करना, फेसिंग ए डिफिकल्ट सिचुएशन, और उसको बिल्कुल एंड्यूरिंगली आपको फेस करना होता है, उस स्थिति को बाइट द बुलेट बोलते हैं। और देखिए कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग मतलब एक आपकी भुजा चली गई है और एक आपकी टांग चली गई है, तो डेफिनेटली वो तो बड़ा एक्सपेंसिव अफेयर होगा, बड़ा महंगा होगा। राणा सांगा के आपको पता है उनके काफी घाव थे, और उनके एक हाथ नहीं था, एक पैर भी उनका लंगड़ा था। तो ऐसी स्थिति में जब आपका किसी काम को करते हुए कोई एक हाथ चला जाए, एक टांग चली जाए, तो वो बड़ा महंगी स्थिति होती है, बड़ी एक्सपेंसिव स्थिति उसको अपन कहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से अपन देखें, जो अंतिम आ रहा है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब देखिए रेन यानी बरसात होना, और कैट्स एंड डॉग्स का मतलब कुत्ते बिल्लियों की बारिश नहीं है साथियों। ये रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है मूसलाधार बारिश होना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये ईडियम है साथियों, अक्सर ये पूछने में आता है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का प्रश्न अक्सर बनता रहता है। मूसलाधार बारिश को अपन जो है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स कहते हैं। तो ये मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा था कि किस प्रकार से ये एग्जाम्पल्स अपने एग्जाम्स में बनते रहते हैं। आरपीएससी की एग्जाम्स में अक्सर इनमें से कई पूछे गए हैं। देखिए अब अपन आगे चलें और अब अपन देखते हैं कि किस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने जो है इस बार चुने हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल उसी फैशन में है जिस प्रकार से दे आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट। दिस इज द पैटर्न, दैट इज हाउ दीज आर आस्क्ड इनटू द एग्जामिनेशन। तो उसी पैटर्न को फॉलो किया है अपन ने। देयर आर 4 ऑप्शंस, और आप जानते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है पर्टिकुलरली इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस का, फ्रेजल वर्ब्स का, प्रोवर्ब्स का, इनको आप छोड़िए, इनको आप छोड़ना ही उचित रहेगा। आप इनको अटेम्प्ट नहीं करें, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंटली इनके बारे में असर्टेन नहीं है तो प्लीज लीव देम, क्योंकि ये आपको फिर नेगेटिव मार्क्स दिलवाएंगे। क्योंकि ये इसमें टप्पा नहीं चलता, इसमें आप कंफर्म होते हैं तो कंफर्म चलेगा, टप्पा इसमें बिल्कुल नहीं चलेगा। देखो डैम्प स्क्विब, डैम्प स्क्विब बहुत ही अच्छा है, आरपीएससी ने पहले पूछा हुआ है इसको, आरपीएससी की एग्जाम में पूछा गया है। डैम्प स्क्विब का मतलब होता है फुस्सी फटाका, मतलब एक पटाखा जो फुस्सी हो गया है, जो फुस्सी हो गया है, यानी कि एक फटाखा जो फुस्सी हो गया, मतलब
कोई भी काम जो है ना उसमें आपको मतलब वो काम फेलियर की तरफ जा रहा है ना। तो अब देखिए इनमें से कौन सा सही है। ए पर्सन हु इज ऑलवेज चीयरफुल, चीयरफुल वाली बात इसमें है ही नहीं, ये गलत हो गया। एन अनएक्सपेक्टेड फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट, देखिए ये हो सकता है ना। समवन हु इज वेरी एनर्जेटिक नहीं होगा। ए फायरवर्क दैट मेक्स ए लाउड नॉइस, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो फटाका कैसा हो चुका है, फुस्सी। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी, बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया साथियों, ऑप्शन बी इज करेक्ट ही है। तो देखिए नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन अगर आपको इसका मीनिंग आ रहा है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का मीनिंग आ रहा है, तो आप राइट दिशा में जा रहे हैं, नहीं तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा प्रश्न आपका। आगे देखिए अपन अगला देखते हैं। अगला आपके लिए इडियम कौन सा आ रहा है, बहुत अच्छे, इन सैलेड डेज। ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो चुने हैं आज की क्लास के अंतर्गत, कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल्स लेके आए साथियों, ये सब आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हैं और इन्हीं की चर्चा चल रही है, सैलेड डेज। अब सैलेड जो है ना किसका प्रतीक है, यहां पर युवा अवस्था का प्रतीक है, यहां पर युवा अवस्था का प्रतीक है ये। तो युवा अवस्था के दिनों की बात कर रहा है ये सैलेड डेज, मतलब जहां पर परिपक्वता नहीं है, जहां पर परिपक्वता नहीं है, अनराइपनेस है। तो सैलेड डेज का मतलब है युवा अवस्था के दौरान जो हम मूर्खताएं करते हैं ना, यूथफुल फॉलीज जो करते हैं, मिस्टेक्स जो करते हैं साथियों, उनको अपन बोलते हैं सैलेड डेज। देखिए कौन सा सही हो रहा है, पीरियड ऑफ रिटायरमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा साथियों। ए टाइम ऑफ यूथ एंड इनएक्सपीरियंस हो सकता है, देखें द प्राइम ईयर्स ऑफ वंस करियर बिल्कुल नहीं होगा। ए फेज ऑफ इंटेंस लर्निंग एंड ग्रोथ, ये भी नहीं होगा। तो साथियों ए टाइम ऑफ यूथ एंड इनएक्सपीरियंस, युवावस्था का टाइम है जिसमें आप गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, अनुभव की कमी है आपके पास में। देखिए कुछ चीजें आपकी मदद करेंगी, चीजों को पकड़ें, इंटरनलाइज करें। इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के दौरान हम पूरे की पूरे लगभग 300 इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को एक या दो क्लासेस के अंतर्गत कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सेशन आपकी बहुत मदद करेगा, यूट्यूब पर लेके आएंगे, उसको भी देखिएगा आप। देखिए इसमें बी ऑप्शन आपका ये सही हो जाता है। अब देखें अपन आगे चलते हैं, तो इसमें अपन देखें थर्ड नंबर पे अपने सामने आ रहा है, व्हाट डज द टर्म हॉब्सन्स चॉइस। बहुत ही अच्छा है साथियों, स्टार लगा दें, बहुत ही शानदार इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के रूप में कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, विभिन्न एग्जाम्स में पूछा जाने वाला ये हॉब्सन्स चॉइस। अब देखिए हॉब्सन्स चॉइस जो है ना वो बेसिकली क्या है, हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन एक घोड़ा बेचने वाला था, ये एक घोड़ा बेचने वाला था, ये एक घोड़ा बेचने वाला था हॉब्सन। लेकिन क्या है कि ये चॉइस नहीं देता था, यानी कि हॉब्सन जो था उसी के यहां से आपको घोड़ा लेना था, उसके अलावा कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं था। हॉब्सन के यहां भी ज्यादा आपको चॉइस उपलब्ध नहीं थी। तो ऐसी स्थिति जब आपको कोई भी चॉइस उपलब्ध नहीं हो, उसको हॉब्सन्स चॉइस बोलते हैं। इसको टेक्निकली अपन नो चॉइस के नाम से भी जानते हैं साथी। किसके नाम से जानते हैं इसको, नो चॉइस के नाम से भी अपन जानते हैं साथियों। हॉब्सन्स चॉइस को नो चॉइस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जहां पर आपको चॉइस नहीं मिल रही है उसको अपन हॉब्सन चॉइस बोलते हैं। अब देखिए ए चॉइस बिटवीन टू इक्वली डिजायरेबल ऑप्शंस नहीं हो सकता। ए डिफिकल्ट चॉइस विद नो गुड ऑल्टरनेटिव्स, देखिए नो गुड ऑल्टरनेटिव्स वाली बात है, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है आपका। और भी ऑप्शंस अपन देखेंगे, पूरे ऑप्शन देखे हुए बिना उत्तर कभी भी टिक नहीं करें अपन एग्जाम में। देखिए ए रैंडम सिलेक्शन विदाउट एनी थॉट, ये नहीं हो पाएगा। ए सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन, मतलब बिल्कुल सीधा कोई निर्णय ले लें, वो वाली तो बात है ही नहीं इसमें। इसमें आपके पास में नो गुड ऑल्टरनेटिव्स वाली बात आ रही है ना, कि आपको कोई चॉइस नहीं मिल रही है, तो इसको ऑप्शंस चॉइस अपन बोलते हैं, है ना। अब देखें अपन आगे, इसके अंतर्गत फोर्थ पे कौन सा आ रहा है अपने पास में, देखिए ये फोर्थ पे, ए मिस इज एज गुड एज ए माइल। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ए मिस का मतलब होता है कि जब अपन कोई चीज मिस कर देते हैं, बाय द वे अपन से मिस्टेक हो जाती है,
तो वो उतनी ही बुरी है जितनी कि एक मील के बराबर मिस्टेक अपन करते हैं। छोटी मिस्टेक या बड़ी मिस्टेक दोनों बराबर हैं, मिस्टेक तो हो ही चुकी है, यानी कि छोटी मिस्टेक और बड़ी मिस्टेक में कोई अंतर नहीं होता। गलती अगर है तो छोटी भी गलती उतनी ही है, बड़ी गलती भी उतनी ही है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 अंक से आप चूक गए तो आप चूक गए, 10 अंक से आप चूक गए तो भी आप चूक गए, 30 अंक से 50 अंक से चूक गए तो भी आप चूक गए। तो वही जो आपने चूक गए वही वाली बात है इसके अंतर्गत। ए मिस इज एज गुड एज ए माइल, यानी कि इट इज बेटर टू टेक ए चांस देन टू अवॉइड समथिंग एंटायरली, बिल्कुल गलत। ए स्मॉल मिस्टेक कैन लीड टू ए बिग कॉन्सिक्वेंस, देखते हैं इसको। फेलिंग बाय ए स्मॉल मार्जिन इज नो डिफरेंस फ्रॉम फेलिंग कंप्लीटली, बहुत अच्छे। देखिए, अगर आप छोटे से मार्जिन से असफल हुए हैं तो कोई अंतर नहीं है कि आप एक पूरी तरह से असफल हो जाएं या बड़े मार्जिन से असफल हो जाएं, कोई अंतर नहीं है दोनों के बीच में साथियों। तो वही वाली बात है, सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय वंस एफर्ट्स रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम। ये भी नहीं होगा साथियों, ये भी नहीं होगा आपका, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी का मतलब है कि यदि आप असफल हुए हैं, कम मार्जिन से हुए हैं, ज्यादा मार्जिन से हुए हैं, दैट डजंट मैटर, आप सफल हुए हैं या असफल, वो मैटर करता है साथियों। आइए अपन आगे चलें, देखें कि अगला ईडियम हमें समझ में आता है कि नहीं आता है। बहुत ही शानदार, बाय ए पिग इन ए पोग। पिग को आप जानते हैं, और पोग होता है साथियों बोरा, इसको कई बार अपन बोलते हैं थैला, थैला भी होता है, ये बोरा भी होता है। अब देखिए, सुअर जो है या पिग जो है उसको अपन थैले में खरीद सकते हैं क्या? संभव नहीं है, संभव नहीं है। खरीदेंगे तो मिस्टेक करेंगे, तो वो एक प्रकार की गलती हमारी जो है, बिना किसी कंसीडरेशन के, बिना सोचे समझे हम निर्णय लेते हैं, तो कई बार वो गलत दिशा में मुड़ जाता है, और इसी को बोलते हैं टू बाय ए पिग इन ए पोग। ये हो जाता है जैसे चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन, बिल्कुल गलत। निगोशिएटिंग ए फेयर डील, कोई फेयर डील की मोल भाव करना नहीं होगा। मेकिंग एन इनफॉर्म्ड परचेज आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन, तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि अपन जल्दीबाजी कर रहे हैं, क्योंकि अपन पिग को बोरे में रख के लेके आ रहे हैं, तो अपन जल्दीबाजी कर रहे हैं, तो केयरफुल तो इसमें है ही नहीं। इसमें विदाउट केयर वाली बात, विदाउट प्रॉपर कंसीडरेशन के अपन हैस्टी डिसीजन ले रहे हैं। हैस्टी का मतलब होता है जल्दीबाजी में, और डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। तो जल्दीबाजी में निर्णय ले रहे हैं, गलत निर्णय की ओर बढ़ रहे हैं, बिना प्रॉपर कंसीडरेशन के लिए अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो टू बाय ए पिग इन ए पोग का मतलब है कि जल्दीबाजी में निर्णय लेना, बिना सोच समझ कर के निर्णय लेना, बिना उचित विचार के निर्णय लेना, उसको अपन साथियों बोलते हैं टू बाय ए पिग इन ए पोग वाली बात इसमें आती है। आगे देखें तो हम स्पिक एंड स्पैन, बहुत शानदार। स्पिक एंड स्पैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है। स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल सुस्पष्ट बात, साफ सुथरा, स्वच्छ, साफ सुथरा, स्वच्छ, साफ सुथरा, क्लियर, स्वच्छ वाली बात इसमें आती है। स्पिक एंड स्पैन उनका कमरा है, उनका बिहेवियर स्पिक एंड स्पैन है। तो इस प्रकार के ये जो है ईडियम अर्थ देता है। बहुत ही शानदार ये ईडियम है। आउटस्पोकन नहीं होगा, इसका ग्रेट पर्सनैलिटी नहीं होगा, मेंटली स्ट्रांग नहीं हो। देखिए, आउटस्पोकन का मतलब होता है जो बोलने में माहिर हो, बोलने में माहिर हो। इसके लिए एक ईडियम आता है अंग्रेजी में, गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब। ये देखिए, याद रखें इसको, गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब। ओरेटरी स्किल, वैसे तो इसका अर्थ होता है ओरेटरी स्किल, ओरेटरी स्किल, यानी कि बोलने में जो लोग निपुण होते हैं उनको बोलते हैं अपन गिफ्ट ऑफ द गैब, है ना। तो आउटस्पोकन जो बोलने वाले हैं, तो जैसे जैसे अपन ईडियम पढ़ेंगे ना तो अपनी मास्टरी हो जाएगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और अपना ये क्वेश्चन जो है ना डेफिनेटली सही जाने वाला है। इसमें 4 प्रश्न आते हैं, कई बार 5 भी देखने को मिल जाते हैं। और प्रश्नों में देखिए कई बार बड़े इजी मार्क्स मिलते हैं। टू कैच ए टार्टर, टार्टर
टार्टर का मतलब होता है एक डेंजरस व्यक्ति। देखो एक ही शब्द से हो जाएगा आपका, डेंजरस व्यक्ति। टार्टर का मतलब होता है डेंजरस व्यक्ति। तो डेंजरस व्यक्ति को जो है पकड़ने वाली बात आती है इसके अंतर्गत जो है ना। तो इसमें देखिए आप, टू मीट विद ए डिजास्टर, डिजास्टर से मिलना नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। टू चेज ए डिफिकल्ट सिचुएशन, ये भी नहीं होगा। टू ट्रैप, ट्रैप का मतलब ट्रैप कर लेना, है ना। ट्रैप वाली बात तो इसमें आई नहीं रही है, तो ये गलत हो गया। पहली बात तो ट्रैप वाली बात ही नहीं है। वांटेड क्रिमिनल, इसमें क्रिमिनल है ही नहीं, कैच है इसमें तो, है ना। तो इसमें कैच देखो, कैच से मैच कर गया। कैच ए डेंजरस पर्सन, ये टार्टर जो है ना, ये टार्टर सर डेंजरस की ओर इशारा कर रहा है। एक डेंजरस व्यक्ति को कैच करने वाली इसमें बात है। टू कैच ए टार्टर, टू कैच ए डेंजरस पर्सन। तो यहां पे आपका डी ऑप्शन सही हो गया है। तो इस प्रकार से आप देखें कि बिल्कुल सिंपली आपको मार्क्स मिल जाते हैं। आगे देखें, ये देखें, ब्रिंग डाउन द हाउस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप शब्दों पर जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि घर को नीचे उतार रहे हैं या घर को नीचे गिरा रहे हैं, कि घर को पटकना है नीचे, कि इतनी तेजी से शोर करना है कि क्लास को नीचे पटक लेना है, नहीं, वो अर्थ नहीं है इसका। इसका अर्थ है टू ब्रिंग डाउन का हाउस का मतलब है लोगों की भीड़, लोग आपकी प्रशंसा करने लग जाएं, इतनी शानदार आपकी परफॉर्मेंस हो, लोग आपकी परफॉर्मेंस के कारण आपकी वाही वाही करने लगे, आपके सम्मान में उठ खड़े हो जाएं, स्टैंडिंग ओवेशन आपके लिए दें, तो वो वाली बात होती है ना, ब्रिंग डाउन द हाउस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू डेमोलिश द बिल्डिंग, देखो मैंने कहा था ना, बिल्डिंग को तोड़ डालना गलत बात नहीं है। टू लोअर द वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का जो वॉल्यूम है उसको कम करना नहीं होगा। टू रिसीव ए स्टैंडिंग ओवेशन, लोग खड़े होकर आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, फ्रॉम द ऑडियंस यानी दर्शकों में से, है ना। ड्यू टू एन इंप्रेसिव परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस आपकी शानदार निकल करके आ रही है ना। टू डेकोरेट द इंटीरियर ऑफ द हाउस, ये नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब है कि लोग आपकी अप्रिशिएशन कर रहे हैं और शानदार आपके लिए स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। इसी प्रकार से अपन देखें ब्रिंग डाउन द हाउस, ये आपका हो गया। अब देखें इन्हें ब्राउन स्टडी, इन्हें ब्राउन स्टडी का जो बात है ना, इसमें क्या है कि अपन जो है ब्राउन स्टडी का मतलब होता है कि अपन विचार कर रहे हैं, अपने विचार चल रहे हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विचार नहीं चल रहे, लेकिन हाँ अपन विचार कर रहे हैं। तो एक प्रकार से डीप विचारों में और कंटेम्पलेशन की स्थिति में अपन डूबे हुए हैं, है ना। डर्ट से, धूल से नहीं, ये कोई बात नहीं है। बियरिंग ब्राउन क्लोथिंग, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, जो कि इसका शाब्दिक अर्थ है, जो कि इसका शाब्दिक अर्थ है वो बिल्कुल गलत होता है। यही स्थिति बनती है, स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे साथी लोग जो हैं, वो शाब्दिक अर्थ करते हैं और वो गलती कर बैठते हैं, प्रश्न गलत हो जाता है। इन ए स्टेट ऑफ एब्सेंट माइंड, ये भी नहीं होगा। तो एंगेज्ड इन ए डीप कंटेम्पलेटिव थॉट, कंटेम्पलेटिव थॉट्स में, विचारों में डूबने वाली स्थिति जो होती है उसको अपन बोलते हैं ब्राउन स्टडी वाली बात होती है ये। देखिए आगे अपन देखें तो इसमें ए रॉ डील, ए रॉ डील, देखिए समझें इसको। ए रॉ डील जो है क्या होती है? एक culinary term used to describe undercooked food, नहीं, बिल्कुल नहीं। ए पॉजिटिव आउटकम फ्रॉम ए ट्रांजैक्शन, कोई सकारात्मक आउटकम है किसी ट्रांजैक्शन से, उसको अपन कहेंगे रॉ डील, बिल्कुल नहीं। एन अनफेयर और अनफेवरेबल डील और ट्रीटमेंट, हाँ रॉ डील बिल्कुल यही होती है, अनफेयर और अनफेवरेबल डील, यानी कि जिसमें जो डील है, जो आपस का जो पैक्ट है, जो डील है, उसके अंतर्गत अनफेयरनेस है, स्पष्टता नहीं है, उसके अंतर्गत, है ना, अनफेवर की बात देखने को मिलती है, उसको अपन रॉ डील कहते हैं। डेफिनेटली उसको अपन रॉ डील कहते हैं। ए बिजनेस डील इन्वॉल्विंग रॉ मटेरियल्स, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के अंतर्गत पूछा हुआ प्रश्न है ना। रॉ डील किसको कहते हैं? तो अनफेयर और अनफेवरेबल डील जो होती है उसको अपन रॉ डील के नाम से जानते हैं साथियों। देखिए इसको आगे देखें, ईडीएम के अंतर्गत और भी एक दो प्रश्न और भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ब्रेक लेग, ये आ चुका है, आपको स्टार्टिंग में आया था। ब्रेक ए लेग का मतलब होता है ना, किसी को गुड लक बोलते हैं ना अपन, ब्रेक लेग की बहुत शानदार परफॉर्मेंस करो आप, जाकर के बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं ना, तो बेस्ट ऑफ लक भी आ सकता है साथियों। ब्रेक ए लेग का मतलब होता है
बेस्ट ऑफ लक, है ना। बेस्ट ऑफ लक भी आ सकता है साथियों एग्जाम के अंतर्गत, याद रखें आप, बेस्ट ऑफ लक भी आपको देखने को मिल सकता है। फिजिकली फ्रैक्चर बिल्कुल मत करना, टांग नहीं तोड़नी है। टू विश समवन गुड लक, है ना, तो ये हो रहा है साथियों आपका, है ना। बी इसका उत्तर जा रहा है साथियों, बी इसका उत्तर जा रहा है। बेस्ट ऑफ लक आप कह सकते हैं, है ना। टू बिड ए गुड लक भी कह सकते हैं अपन इसमें। एंगेज इन ए कॉम्पिटिशन, ये बिल्कुल गलत बात हो रही है यहाँ पर। टू इंटेंशनली हार्म समवन्स लेग, ये नहीं होगा, किसी की टांगे जानबूझकर तोड़नी नहीं है, जैसा कि मैं बता रहा था आपको, ना तो तोड़वानी है ना तोड़नी है, क्योंकि ये तो गुड लक से संबंधित है साथियों, गुड लक की वाली बात आ रही है यहाँ पर। अब अपन आगे देखें तो बाइट द बुलेट, ये भी आ गया था साथियों, बाइट द बुलेट, है ना, मतलब बुलेट को चबा लेने वाली बात है, किसी डिफिकल्ट स्थिति का सामना करना है ना, बड़ी हेरोइकली, बड़ी ब्रेवली, है ना, अपन उस डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करते हैं जहां पर समस्याएं होती हैं। तो टू च्यू ऑन समथिंग हार्ड गलत बात हो रही है। टू एंगेज इन ए फूड ईटिंग कॉन्टेस्ट, है ना, फूड ईटिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना, वो भी बात नहीं है। टू अवॉइड कन्फ्रंटिंग चैलेंजेस, ये भी नहीं हो सकता इसके अंतर्गत। तो टू फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, है ना, डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना होता है, बड़ी बहादुरी के साथ डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना होता है, उसको टू बाइट द बुलेट कहते हैं अपन। देखिए आगे इसमें देखें समझें, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, बहुत ही अच्छी पंक्ति है, ये प्रोवर्ब में भी आती है साथियों, प्रोवर्ब में भी आपको देखने को मिलेगी। ग्रेड सेकंड वाले स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, उनको पता ही होगा कि प्रोवर्ब का एक नया टॉपिक जोड़ा है अभी 2022 से, जो नए सिलेबस के अंतर्गत प्रोवर्ब भी जोड़ दिया है। प्रोवर्ब को अपन याद करेंगे, उनके भी सेपरेट सेशंस अपन लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए प्रोवर्ब्स जो है ना वो कहावत होती हैं, जबकि इडियम्स जो होते हैं मुहावरे होते हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, क्लाउड जो है ना वो कालिमा का प्रतीक है, और सिल्वर लाइनिंग जो है ना वो सकारात्मकता का प्रतीक है। तो इसका जो भावार्थ है ना कि चाहे कितने भी काले बादल हों, लेकिन कहीं ना कहीं तो संभावना दिखेगी आपको, सकारात्मकता दिखेगी आपको, पॉजिटिविटी आपको नजर आएगी कहीं ना कहीं। तो उस पॉजिटिविटी की तलाश में हमको रहना है। एवरी क्लाउड इज मेड ऑफ सिल्वर, गलत बात हो गई। देयर इज ऑलवेज समथिंग पॉजिटिव इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, आ गई ना बात सब, है ना। डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कोई ना कोई पॉजिटिविटी रहेगी, लेकिन पढ़ना सारे ऑप्शंस को है, भूलें नहीं, जल्दीबाजी नहीं करें, ऑप्शन सारे पढ़ने हैं आपको। पहले ही ऑप्शन में आपका राइट उत्तर मिल गया है, फिर भी चारों ऑप्शंस पढ़ें। क्लाउड्स आर नेवर कंप्लीटली डार्क, गलत बात। एवरी सिचुएशन हैज ए डाउन साइड, गलत बात। पॉजिटिव इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका ऑप्शन बी यहां पे सही हो जाता है ना। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग का मतलब कोई नेगेटिव स्थिति कितनी भी हो उसमें भी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। देखिए रीड बिटवीन द लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीड बिटवीन द लाइंस, है ना। कई बार कहते हैं टीचर्स कहते हैं, कई बार प्रोफेसर्स कहते हैं कि यू शुड रीड बिटवीन द लाइंस, का मतलब है आपको बिल्कुल अंदर तक जाके पढ़ना चाहिए, उसके जो अंदर वाला जो अर्थ है उसको समझना चाहिए, जो हिडन मीनिंग है ना, हिडन मीनिंग उसको समझना चाहिए। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है हिडन मीनिंग को समझना। तो देखिए एक शब्द आपकी कर सकता है मदद कई बार, रीड ओनली द हाईलाइटेड टेक्स्ट, गलत बात। अंडरस्टैंड द लिटरल मीनिंग, यानी कि शब्दों का अर्थ समझना, शब्दार्थ, शब्दार्थ समझना। शब्दार्थ की बात है क्या? बिल्कुल नहीं है। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग और इंप्लाइड मीनिंग, ये कर रहे हैं हम, तो बात हिडन मीनिंग की बात कर रहे हैं ना सर, तो हिडन मीनिंग। टू इग्नोर द टेक्स्ट, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया? सी सही हो गया सर। एक शब्द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन की थोड़ी सी नॉलेज आपके प्रश्न को सही करवाएगी साथियों, और देखेंगे आप शानदार रूप से आपको अंक मिलेंगे इसके अंतर्गत। देखिए एक दो और देखते हैं। कॉल इट ए डे, कॉल इट ए डे का मतलब होता है किसी टॉपिक का, किसी वर्क का, किसी इवेंट का, किसी एक्टिविटी का समापन कर देना। लेट्स कॉल इट ए डे का मतलब है क्लास को समाप्त कर रहे होते हैं अपन, तो कहते हैं लेट्स कॉल इट ए डे, ठीक है ना। तो कॉल इट ए डे का मतलब क्लास का समापन, किसी कार्य का समापन, किसी वर्क। टू कॉल समवन फॉर द डे, गलत बात। टू एंड एन एक्टिविटी और वर्क फॉर द डे, किसी कार्य को, क्रियाकलाप को समाप्त करना, बिल्कुल यही होगा। टू आस्क फॉर हेल्प, नहीं। टू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट, नहीं। तो आपका ऑप्शन बी हो गया।
टू एंड एन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को, किसी कार्य को, किसी वर्क को समाप्त करने को क्या कहते हैं, कॉल इट ए डे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा ईडियम है। और ये देखें बीट अराउंड द बुश, ये भी बहुत शानदार है, ये भी बहुत शानदार है। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है कि मतलब है ना घुमा फिरा करके बात करना, मेन टॉपिक पर नहीं आते हैं अपन, मेन टॉपिक से लीव कर जाते हैं, मेन टॉपिक से हट जाते हैं, उसको बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब है कि स्ट्रे फ्रॉम द मेन टॉपिक, लीव द मेन टॉपिक, है ना, लिटरली बीटिंग ए बुश, एक बुश को पीटना गलत बात। स्ट्रे फ्रॉम द मेन टॉपिक, स्ट्रे का मतलब होता है भटकना, स्ट्रे का मतलब होता है साथियों भटकना, मेन टॉपिक से भटक जाना। क्लियरिंग ए पाथ इन द फॉरेस्ट, जंगल में रास्ता साफ करना। प्लेइंग ए गेम, ये बिल्कुल नहीं होंगे। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है जब स्टूडेंट कोई प्रश्न पूछता है और टीचर घुमा फिरा करके टॉपिक के इधर उधर घूमता रहता है, वो मेन टॉपिक पर नहीं आता, उसके अंतर्गत अपन बोलते हैं ना ही इज बीटिंग अराउंड द बुश, ही इज बीटिंग अराउंड द बुश। तो देखिए ये जो है ना आज की क्लास के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट अपन ईडियम्स आपके लिए लेकर के आए थे। मोस्ट ऑफ द ईडियम्स इनमें से जो थे वो आरपीएससी की बेसिक एग्जाम्स में, डिफरेंट टीचिंग नॉन टीचिंग एग्जाम्स में पहले पूछे गए थे, और उन्हीं डिफिकल्ट और डिफरेंट टाइप के ईडियम्स की आज अपन ने चर्चा की। तो लेट्स कॉल इट ए डे, लेट्स कॉल इट ए डे जो आया था ना एक ईडियम, क्या मतलब होता है लेट्स कॉल इट ए डे का, टू एंड द क्लास। तो लेट्स कॉल इट ए डे, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में साथियों। थैंक यू।